नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देहरादून में एसबीआई और एलआईसी के निवेश को लेकर कांग्रेस ने एसबीआई मुख्य शाखा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला आज, जिसकी अगुवाई खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की, जिसमें विधायक प्रीतम सिंह समेत पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। और कांग्रेस के प्रदर्शन पर इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने। कहा जा रहा था कि अडानी ग्रुप को सरकारें फायदा पहुंचा रही है। अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसबीआई का घेराव करते हुए वहां पर एक जो है सांकेतिक तौर पर अपना विरोध भी दर्ज किया। किस तरीके से कहें कि आगे विरोध और भी जारी रहेगा? देखिए, हम अभी पहली कड़ी में आज ये तो जन जागर के कार्यक्रम है, इससे हम चाहते जनता तक मैसेज चले जाए, क्योंकि इस समय बड़े जो चैनल्स हैं इत्यादि हैं वो उसको अब घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था ख़राब हो गई, पाकिस्तान का सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पैसा इतना गिर गया है, लेकिन ये हकीकत उससे दूर है। ये लड़ाई है, सरकार ने उल्टी गंगा बहाई है। पहले से लोग इन्वेस्ट करते थे और संपत्तियां लेते थे, मालिक बनते थे। इस पूरे प्रकरण में अडानी ग्रुप के नाम से उसने शेयर्स लिए, सरकार के दबाव में डायरेक्टर्स के मना करने के बाद एलआईसी के इक्विटी और फंड्स उसको दिए गए, उसको शेयर्स दिए गए। उसके साथ साथ एसबीआई जैसे बड़े बैंकों का दबाव बनाया गया सरकार के द्वारा कि अडानी को लोन दे, और लोन भी हमारे पैसे का और हमारी ही परिसंपत्तियों को औने पौने दाम पर अडानी को दिया गया। ये बहुत बड़ा खेल है और इसीलिए विपक्ष ये चाहता है कि सदन में चर्चा हो, जांच कमेटी बैठे और जांच करी जाए और इसका जो खुलासा है वो अच्छी तरीके से हो सके, और जांच के बाद अडानी अगर गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जिन नेताओं के संरक्षण में, जिन अधिकारियों के संरक्षण में पूरा खेल हुआ है, जनता के खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने का जो खेल हुआ है, उसमें जो लोग सम्मिलित पाए जाएं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। देखिए, अडानी ग्रुप के शेयर लगातार जो है गिरते चले जा रहे हैं। 15वें 17वें 21वें नंबर तक जो है अडानी ग्रुप जो है इस समय पहुंच चुका है, जहां दुनिया के जो है पहले, दूसरे और 5वें नंबर तक जो है अडानी ग्रुप था। हालात जो है इसी तरीके से अगर खराब रहे तो कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाएं जो बंदी की कगार पर होंगी और फिर जो है उनको वेतन के लाले भी पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो क्या इस चीज़ को भी कांग्रेस ध्यान में रख रही है और बाकायदा इसको लेकर सदन में, क्योंकि अभी लोकसभा भी चल रही है और बाकायदा अब उत्तराखंड में भी जो सत्र होना है, तो तमाम चीज़ें जो है सड़क से सदन तक दिखाई देंगी? निश्चित तौर पे दिखाई देगा, और कांग्रेस इसीलिए लगातार विपक्षी दलों को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रही है, जिससे सरकार बच रही है। कांग्रेस चाहती है कि पीएससी की जांच कमेटी इसकी जांच करे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ की जांच करें, साथ में सदन में चर्चा हो, लेकिन सरकार हठधर्मिता में है, वो जांच नहीं चाहती। जहां जो विपक्ष के साथी हैं वो अगर कोई आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ ईडी लगा दी जाती है, उनके ऊपर सीबीआई की तुरंत जांच बैठा दी जा रही है। लेकिन इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया है, अब दूसरे नंबर से अडानी जो है 20वें पायदान पर चले गए, लेकिन सरकार जाँच कराने के लिए तैयार नहीं है, न ही सदन में कार्रवाई के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को चिंता है उस आम आदमी की, उस व्यक्ति की जिसने अपने खून पसीने की कमाई को एसबीआई में रखा है, जिसने अपनी खून पसीने की कमाई से अपने लिए बीमा कराया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी भी आप पुराने लोगों से पूछेंगे वो बीमा के नाम पर केवल एलआईसी को जानता है, और उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई जो है बीमे के रूप में एलआईसी में भी लगाई है। तो वो अगर डूबेगी तो निश्चित तौर पर देश का नागरिक डूबेगा, और उस बात की चिंता कांग्रेस को बहुत ज़्यादा है। 824 पदों पर भर्ती को लेकर मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है, जिसमें 13 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि एएनएम की नियुक्ति को लेकर सरकार संजीदा है। लगातार नियुक्ति को लेकर सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। जल्द ही सकारात्मक निर्णय आने के बाद अस्पतालों में एएनएम की नियुक्तियां भी हो सकेंगी। कई वर्षों से एएनएम की भर्ती नहीं हो पा रही थी। हमारी सरकार ने एएनएम की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दी है और वर्षवार की है, पारदर्शी की है। और मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग कोर्ट में गए थे और बहुत जल्दी जो है कोर्ट का निर्णय आके सबकी भर्ती शुरू। जोशीमठ आपदा पर मुख्यमंत्री ने जोशीमठ के लिए प्रतिनिधि के रूप में अजेंद्र अजय को दी गई जिम्मेदारी के बाद अब अजेंद्र अजय लगातार राहत और बचाव के काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही अजेंद्र अजय के स्थानीय जनता से बातचीत कर उनके सुझावों के आधार पर जिला प्रशासन के जरिए उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
उत्तराखंड के संभावित बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र आहूत होना लगभग मुकर्रर हो गया है, जिसको लेकर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट से पूर्व लोगों की राय ली जाएगी, जिसे बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी लोगों से व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव पर मंथन करने के बाद ही राज्य का बजट तैयार होगा, जिससे लोगों को बेहतर लाभ मिल सकेगा। स्पष्ट कर दूं कि मार्च में हम लोग विधानसभा सत्र, जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, वो दूसरे सप्ताह में लाने की संभावना है और इसे हम बजट सत्र कह रहे हैं। और स्वाभाविक तौर से, जैसे आपने पिछली बार भी देखा था कि हमने जनता से अच्छे बजट के लिए सुझाव मांगने प्रारंभ कर दिए हैं, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसी महीने की 27 तारीख तक हमने उनसे चाहा है कि वो अपने अपने बहुमूल्य सुझाव हमारे को दे दें। उसके दौरान भी हम लोग कोशिश करेंगे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई। उत्तराखंड में अब एक और क्षेत्रीय पार्टी की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के पूर्व नेता अकील अहमद ने इस नए क्षेत्रीय दल की घोषणा की है। अकील अहमद ने कांग्रेस की नीतियों और उद्देश्यों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केवल नेताओं को बरगलाने का काम किया जाता है। आपको बता दें कि अकील अहमद वही नेता हैं जिनको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान हंगामा मचा हुआ रहा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर अकील अहमद सुर्खियों में छाए रहे। अब अकील अहमद ने प्रदेश में एक नई क्षेत्रीय पार्टी की शुरुआत की है। कांग्रेस मुसलमानों को यूज करती है, खाली यूज करती है, वोट लेने का काम करती है। और अगर कहीं मुसलमान को जो है कोई हक दिलाने की बात होगी या टिकट की बात होगी तो वो जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। जैसे मेरे साथ हुआ 3 बार 2012 से लगातार। मुझे 2012 में कहा गया कि टिकट के लिए आपका टिकट पक्का, जब नहीं हुआ एक बाहर से व्यक्ति ला के उतार दिया। आरिंदर शर्मा को हमारे क्षेत्र में इसे कोई जानता नहीं है। और फिर मुझे कहा गया कि आपको राज्य मंत्री बनाएंगे पहली सूची में, वो भी मेरे साथ धोखा हुआ। हमने कहा कोई नहीं, पार्टी का 2017 में भी धोखा हुआ। 2022 में मुझे कहा कि आपको टिकट दिया जाएगा। तो बंद कमरे में बैठ के बात हुई पार्टी से, मेरी प्रभारी से, प्रीतम सिंह जी से, सबसे, हरीश राव जी, सबने आश्वासन दिया। वहाँ भी मेरे साथ धोखा किया गया। मेरे को वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी थी कि आपको हम ये बना रहे जो है पार्टी में रहो, जो है हम आगे सरकार आएगी तो कोई एडजस्ट करेंगे, सिर्फ तो सिलेबाजी है। उत्तराखंड के 2 जाबाज सपूतों को सेना के मध्य कमान की तरफ से सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। हरिद्वार के रहने वाले हवलदार शहीद सोनित कुमार सैनी को यह सम्मान मरणोपरांत मिलेगा, जबकि कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार भूपेंद्र चंद को अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। देहरादून पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर चौपाल लगाकर नशे के दुष्परिणाम, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात के नियम, गौरव शक्ति और उत्तराखंड पुलिस ऐप की जानकारी दी। वहीं पुलिस की इस मुहिम को जनता ने सराहा भी। तो लोगों को पुलिस ने जागरूक किया है। देहरादून से खबर है जहां पर लोगों ने पुलिस की मुहिम की सराहना की है। पुलिस ने चौपाल लगाई है, चौपाल लगा करके जन जागरूकता अभियान चलाया है। उधर मसूरी पुरुकुल रोपवे परियोजना के तहत साल 2020 में मसूरी के शिपिन कोट से करीब 84 परिवारों को प्रशासन ने हटाया था, लेकिन आज तक उनको विस्थापित नहीं किया गया है। तब से आज तक बेघर हुए 84 परिवार सरकार से उनको विस्थापित करने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर समय समय पर कई संगठनों द्वारा बेघर परिवारों को विस्थापित किए जाने को लेकर बेघर परिवारों का साथ देते हुए सरकार और पालिका प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। अब बेघर परिवारों को आवास और जमीन दिलाए जाने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने बेघर लोगों का समर्थन दिया है।
जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में 112 शिकायतें मिली, जिनमें अधिकतर मामले भूमि से संबंधित मिले। इसके अलावा पेंशन, सड़क पर अतिक्रमण, आर्थिक सहायता दिलाने, आर्थिक सहायता के नाम पर धोखाधड़ी करने, नलकूप निर्माण, लंबे समय से गेस्ट हाउस बंद रहने, बैंक द्वारा सीज भवन से शैक्षिक अभिलेख दिलाने, आधार कार्ड अपडेट करने, शस्त्र लाइसेंस, सहारा इंडिया द्वारा किए गए धोखाधड़ी, सीवर लाइन बंद करने, विद्युत पेयजल आदि शिकायतें मिली, जिनमें अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। करीबन 112 शिकायतें हमारे यहाँ पे आई थी और उसमें लैंड हो गया, अवैध कब्जा हो गया, कुछ आसपास के पड़ोसी से विवाद हो गए, इस तरह के मामले थे। और उसके अलावा बिजली पानी से रिलेटेड मामले थे। तो अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी और जो काम तत्काल हो सकता था उसका निस्तारण यहीं पे बता दिया गया और बाकी लैंड से रिलेटेड मामलों में जांच है। देहरादून में पुलिस ने मिशन कामधेनु के तहत अभियान चलाया, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही 5 लावारिस गायों को शेल्टर हाउस भिजवाया और 2 गायों के मालिकों से 2-2 हजार का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय जनता को कामधेनु के संबंध में हरिद्वार के कनखल के जगजीतपुर क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के चर्चित नेता अमरदीप चौधरी को घर में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाए। शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि किसी करीबी ने ही अमरदीप की गोली मारी है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ये मामला आपसी लेन देन का बताया जा रहा है। बता दें कि अमरदीप सिंह कई विवादों में घिर चुके हैं और पुलिस ने उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई जब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता अमरदीप चौधरी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या और किसी ने नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलिंग में अमरदीप की साझेदारी और उसके 2 बेटों ने की है। वहीं बीच बचाव करने आए अमरदीप के भाई और उसके एक दोस्त की भी आरोपियों ने गोली मारी है, लेकिन दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 में से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बवाल की आशंका को देखते हुए कई थानों की फोर्स भी इलाके में तैनात कर दी गई है। एक राजा गार्डन के पास सूचना मिली थी कि एक अमरदीप चौधरी जी वहाँ पे रहते हैं और अमरदीप चौधरी जी को गोली लगी है। इस सूचना पे जब वहाँ पे पहुँचा गया तो वहाँ पे अमरदीप चौधरी जी पड़े हुए थे और उनके साथ 2 और थे, बादल और सोनू राठी। तत्काल वहाँ से फोर्स ने पहले 112 को फ़ोन किया, फिर एम्बुलेंस को 108 के लिए फ़ोन किया था। उसके बाद खुद अपनी गाड़ी से यहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए, मेरा हॉस्पिटल में, जहाँ पे 2 लोगों का इलाज हुआ था। लेकिन चौधरी जी की यहाँ डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर किया और उनको फिर मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगी। खबर ऋषिकेश के राजकीय महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने कुलपति और प्राचार्य सहित कुछ शिक्षकों को कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। लंबे समय तक चले प्रदर्शन के बाद बमुश्किल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कुलपति और प्राचार्य सहित शिक्षकों को बंधक मुक्त करवाया। दरअसल राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश के छात्र संघ महासचिव अमन पांडे, अध्यक्ष साक्षी तिवारी सहित छात्र नेता प्रधानाचार्य कक्ष में पहुंची और छात्र हितों की मांग को लेकर बात करने लगे। बातचीत के दौरान शिक्षक और छात्र नेताओं के बीच में अचानक बहसबाजी होने लगी, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और छात्र नेताओं ने छात्र छात्राओं के हुजूम के साथ मिलकर कुलपति और प्रधानाचार्य सहित कुछ शिक्षकों को कमरे के अंदर बंधक बना लिया और बाहर प्रदर्शन कर लिया। हमारे कुछ मुद्दे थे, उस पर लेकर हमारी बहस हुई थी हमारे, जिसमें गुरुजी थे। तो उस गुरुजी को ने अभी हमारी बैठ के वो बात हुई और उन्होंने हमारी सारी बातें मांग ली गई। तो बस यही उसके बाद हमने आपस में समझौता कर लिया, क्योंकि गुरुजी ने हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जो हम छात्रों को
छात्रों की बात लेके वहाँ पर गए थे, जिस बात पे ये सब हुआ था वो सब बातें मान ली गई है और ये मामला खत्म। वो जो आक्रोश था वो कुछ और विषय पे था, वो आपस में कुछ गलतफहमियां हो गई थी हम लोगों के द्वारा कि ऐसा कुछ हुआ है, पर गुरुजन है वो हमारे, तो कुछ हो जाता है कभी कभार आपस में समझाते वक्त धक्का मुक्की लग जाती है, तो वो अलग बात है। गुरुजी हैं वो ऐसा है, ये छात्र हमारे छात्र हैं और छात्रों को अपनी बात कहने के लिए कई मौके होते हैं और उन्होंने एक दूसरे रूप में कहा और वो मान गए, हो जो सही बात है सही बात को मान लिया उन छात्रों ने, कोई ठीक है ना। ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं था, ठीक है ना। आपस में जो है कभी मिसकम्युनिकेशन होता है और वो मिसकम्युनिकेशन जैसे दूर हुआ तो सारी समस्याएं सॉल्व हुई। नहीं, उनकी जो है छात्रों की जो है जैसे एक जो है छात्र संघ उन्होंने अपने बोर्ड पर नाम लिखा था, वो इश्यू था थोड़ा उनका। दूसरा उनका थोड़ा जो है असाइनमेंट के संदर्भ में इशू था उनका, क्योंकि जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं, सेशन हो रहे हैं, उसके संदर्भ में इशू था उनका जो है, इसी को लेकर समय चाह रहे। तो बच्चे हैं, बच्चों का जो है अभी सीख रहे हो, लर्निंग फेज में है, तो इसलिए ऐसा देखो, हम उनके अध्यापक हैं, वो हमारे बच्चे हैं और अपने बच्चों का अगर जो गुस्सा है वो माफ करना पड़ता है। रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसे लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी 25,000 रुपए का इनामी बदमाश भी है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली को जाने वाली सड़क से गाड़ियां औली तक नहीं पहुंच पा रही हैं। दरअसल औली को जाने वाली सड़क पर बीते दिनों हुई बर्फबारी के कारण बर्फीली पाला जमने की वजह से फिसलन हो गई। फिसलन के कारण गाड़ियां फिसल रही हैं। औली जाना चाह रहे पर्यटकों की गाड़ियां औली सड़क पर फंसने से पर्यटक परेशान हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा समय समय पर नमक, चूने इत्यादि का छिड़काव कर बर्फ गलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पारा अधिक नीचे गिरने के कारण सड़क पर जमी बर्फ की चादर ठोस हो गई है और जिस वजह से पर्यटकों के वाहन फंस रहे हैं। जैसे तैसे औली तक पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि वह अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करके पैदल औली जा रहे हैं। बड़ी बात करके क्योंकि बर्फ इतनी सड़क पे ना, गाड़ी चलने की हालत में नहीं है। 4x4 तो निकल जा रहा है। हम लोग ट्रैकिंग करते हुए हम लोग रोड अवॉइड किए, फिर मज़ा आ रहा है, बट एक्सपेक्टेडली तो ज़्यादा बर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे, सर कम है शायद। भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा 2023 में पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले सभी छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। मसूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताओं ने मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर 7 राज्यों से आए छात्रों का ढोल, दमाऊ और फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा देश के 64 स्थान में होकर गुजरेगी, जिस कड़ी में 27 छात्र छात्राओं का एक प्रतिनिधिमंडल मसूरी पहुंचा है। सभी प्रतिनिधि यहां के स्थानीय परिवारों में रहकर संपूर्ण भारतीय संस्कृति को एकता का अनुभव कर रहे हैं। ये जो हमारा कम्युनिकेशन का जो गैप है, उसको गैप को भरने का जो अनुपम प्रकल्प हमारा ये सील प्रकल्प है। ये जो विद्यार्थी यहाँ आज आए हैं, ऐसे इस बार 480 विद्यार्थी 16 ग्रुपों में ये यात्रा निकली है। लगभग 90 शहरों में यात्रा जाने वाली है। राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा देने का मूल मंत्र इस यात्रा के तहत है। ये जो स्टूडेंट यहाँ आए हैं, ये किसी होटल में नहीं रुके हैं, ये देहरादून में परिवारों में रुके हुए हैं। तो ऐसा अपने जो ऐतिहासिक स्थान है, अलग अलग प्रकार का खान पान है, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा है, अलग अलग प्रकार की भाषा है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करने के लिए ये यात्रा लगातार 1966 से विद्यार्थी परिषद चला रहा है। 3 वर्षों के बाद सील टूर आता रहता है। ये भारत की संस्कृति को एकजुट करने के लिए सील टूर का मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनको भारत के अन्य राज्यों के साथ मिलाकर, ताकि कोई किसी के साथ ये ना सोचे कि मैं इस प्रदेश का हूँ, मैं इस प्रदेश का हूँ। भेदभाव को दूर करने के लिए और अनेकता को एकता बनाने के लिए सील टूर का आयोजन किया जाता है। आज सील टूर में विभिन्न प्रदेशों के विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी आए हैं, उनका पिक्चर पैलेस पर स्वागत किया गया है, शानदार स्वागत किया गया है। इसके बाद हम इन्हें घुमाने के लिए मसूरी के प्रसिद्ध हिल स्टेशन
गनीर पॉइंट पर ले जाएंगे, वहाँ पर इन्हें घुमाएंगे फिराएंगे। उसके बाद इनके खाने पीने की व्यवस्था है। हमें ये हर साल चल के आए 1966 से, जैसे बताया उसी तरह हम लोगों ने इस बार भी आया तो मसूरी में आए तो यहाँ में बहुत अच्छा स्वागत किया। तो इस तरह से हम लोगों को स्वागत किया कि एक जैसे कि लगा हमारे परिवार यहाँ में है। हमारे इस घर से इतना दूर आए तो हमको ऐसा नहीं लगा कि हम घर से दूर हों, तो होम अवे फ्रॉम होम ऐसा हमको अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। जिस परिवार में भी रहा हूँ वहाँ में भी अच्छा खान पान से लेके रहने का अवसर मिला है, बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के नाम सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। बॉबी पंवार का कहना है कि बेरोजगार संघ ने समय समय पर सरकार को भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी दी, जिसके बाद जांच भी शुरू हुई। लेकिन हमारी मांग है कि सरकार भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराए और असल दोषियों को जेल भेजने का काम करे। बहुत करीबी हैं जिनका घर का एक रिश्ता होता है चतुर्वेदी के साथ था, किसको बचाने के लिए उन्होंने ये कॉफियां जलाई। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो ये मैं आपको बता रहा हूं ये इनकी नियमावली है और इस नियमावली में साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि किसी अभिलेख में वाद लंबित है तो वाद में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तथा कार्यालय द्वारा अंतिम कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात ही प्रकरण में संबंधित अभिलेख के विनिष्टीकरण की समयावधि के संबंध में अंतिम निर्णय जो है वो 10 उल्लेखित समिति द्वारा लिया जाएगा। परंतु यदि न्यायालय में वाद लंबित है, आप लोगों के पास दिया है, आप एक बार इसको देख लीजिए। अगर कोई भी मैटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है तब तक आप उनकी कॉपियों को नष्ट नहीं कर सकते। मलिन बस्तियों का मुजरिम कौन? जी, मामला हैरान और परेशान करने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में नगर निकायों में 582 मलिन बस्ती हैं, जिसका आबादी 11 लाख के पार, मगर 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं गया एक भी प्रस्ताव। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तराखंड में रहने वाली मलिन बस्तियों की लाखों आवाम का गुनहगार कौन है? ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। सवाल बस इतना भर है कि 11 लाख की गरीब आवाम को एक भी पक्का मकान नसीब क्यों नहीं हो पाया? इसका जवाब कौन देगा? मामला क्या है, पहले जरा वो समझ लीजिए। दरअसल उत्तराखंड के तहत नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में करीब 11,71,585 लोग रहते हैं। इसमें से 36% बस्तियां निकायों में, जबकि 10% राज्य और केंद्र सरकार के रेलवे और वन विभाग की जमीन पर है, जबकि 44% बस्तियां निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बसी हुई हैं। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए 2015 में याद होगा आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सिटी कार्यक्रम के तहत घर बनाने का प्रावधान किया गया था। कहानी यहीं से शुरू होती है। बाकायदा इसके लिए निकायों को प्रस्ताव बनाकर शहरी विकास निर्देशालय के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजना था, जिसके बाद केंद्र सरकार हर आवास पर 1 लाख की मदद देती। सभी आवास पीपीपी मोड पर बनने थे। अब ध्यान से सुनिएगा, गरीबों के लिए बेहद लाभकारी इस योजना के तहत 7 साल में एक भी निकाय ने शहरी विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा ही नहीं। यानी मलिन बस्तियों की 11 लाख की आवाम को मायूसी हाथ लगी। अब कांग्रेस सत्ताधारी दल बीजेपी पर निशाना साधने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से सरकार का बचाव और सिस्टम को दोष देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में नुकसान से आम आवाम ही परेशान है और सियासत मजबूर। देखिए, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिनके लिए मकान बनने चाहिए, जिनको मकान मिलने चाहिए, उनको मकान नहीं मिले। ये उत्तराखंड की हालत है प्रधानमंत्री आवास में। जो ज़रूरतमंद लोग हैं
आप देख लिए पूरी मलिन बस्तियों में पूरे प्रदेश में, चाहे देहरादून की हो, हरिद्वार की हो, उधमसिंह नगर हो, पर्वतीय क्षेत्रों में गरीब मलिन बस्तियां छोटी छोटी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए था। अगर उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार गरीबों के हित में कितना बढ़िया काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। देखिए 2015 में भारत सरकार के द्वारा जो मलिन बस्तियों को उनका पुनर्वास की योजना की बनाई गई थी, उसके अंतर्गत हमारे उत्तराखंड की भी कई मलिन बस्तियों को उसमें चिन्हित किया गया था, सर्वे किया गया था। लेकिन उसमें उस योजना के अंतर्गत जो मलिन बस्ती जहाँ पर है वहीं पर उनको बसाना और वहीं पे उनका पुनर्वास होना था। लेकिन हमारे उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण अधिकतर जो हमारी मलिन बस्तियां थी वो नदी के किनारे थी और एनजीटी के कारण कुछ कठिनाई के कारण जो है वो उस दायरे में नहीं आ पाई और उसमें प्रस्ताव नहीं जा पाया। और अब भारत सरकार की वो योजना समाप्त कर दी गई है। लेकिन उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसके लिए अलग से मलिन बस्तियों के पुनर्वास की योजना बनाई गई है। 2015 में शुरू हुई इस कल्याणकारी योजना को 7 साल का समय बीत चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 7 साल में राज्य की 582 मलिन बस्तियों में एक भी शख्स को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया। खैर, वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन नुकसान तो उस गरीब आवाम का हुआ जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में विकास और आम आदमी के हित की बात करने वाले सियासी दल भी इस मामले पर सिर्फ सर्दी के मौसम में सियासी हाथ सेक रहे हैं। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।